ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सर निउढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खदोखाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आंखों को निचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैयां। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैयां, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, उसकी आवाज़ में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गए। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, यह कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके कीस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैयां, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वह गुरु की बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट के लाए थे। मेरी भपियाँ ले रहे थे, फिर पर जाने एक दम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया। ईशर सैयां, कसम वाह गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैयां, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। कलवंत कौर को अपने तनोमन बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घुट घुट पा जपियाँ तेरे निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊँ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो।
ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आओ जाती, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सैया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कुचकुचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरप चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किया। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कुचकुचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंपोड़ा, उभरे हुए कोल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के भूसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सैया, काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई हो। हाँपता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतज़िर बाअम्ल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वह झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खोंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे नचोड़ डाला है। ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँपता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोल्हों पर हाथ रखकर एक आज़म के साथ कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी, खा वाह गुरु जी की कसम। क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गुरु जी की कसम। क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के कीस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। उसकी आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गए। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी?
ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान, माँ, या भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब के मुंतज़िर थी। ईशर सैयां, तो मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी भरी मूछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है मेरा, गला चिरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान, कड़ी या भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने, पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए। इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन। एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईशर सैयां, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है। कुलवंत कौर के तू हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चढ़ दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हल्क तर्क किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हल्क से बामुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था।